जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर 8/11/2014 में जो पेपर आया हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज है पार्ट 23 और अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट एक अलग से बना हुआ है आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के नाम से। वहाँ पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। एक बार देखिएगा और उसके बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आप लोग को वीडियो लगा। आइए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपने क्वेश्चन की तरफ सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, किसी पिंड को नमकीन पानी में रखने पर इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड को अगर नमकीन पानी में रखा जाता है तो इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा। ऑप्शन दिया है, पिंड की स्थिति इसके डुबोने के तरीके पर निर्भर करेगा। दूसरा ऑप्शन है, यह अधिक गहराई तक डूब जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन है, यह कम गहराई तक डूबेगा। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है, यह दोनों ही स्थितियों में समान होगा। तो इसकी अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर है जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, यह अधिक गहराई तक डूब जाएगा। यदि किसी पिंड को नमकीन पानी में रखने पर क्या होता है कि इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा अंतर यही आता है कि यह गहराई तक डूब जाता है, अधिक गहराई तक चला जाएगा। अब गहराई तक जाने का रीज़न है दोस्तों, रीज़न यह है कि शुद्ध जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है जो शुद्ध जल का, नमकीन पानी की अपेक्षा बहुत कम होता है। डेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वह नीचे गहराई तक जाएगा या ऊपर तैरते रहेगा। तो जो शुद्ध जल का जो डेंसिटी होता है, शुद्ध जल का घनत्व होता है, नमकीन पानी की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, बहुत ही लो होता है, जिसके कारण वह अधिक गहराई तक डूब जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन है। निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन है आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिया है, चीनी विलयन, सिरका विलयन, पेंट और कीचड़ युक्त पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो थर्ड नंबर ऑप्शन है, पेंट एक कोलाइडी विलयन है। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइडी विलयन किसे बोला जाता है, कोलाइडी विलयन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। कोलाइडी विलयन ऐसा एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से समान रूप से मिली होती है। जैसे पेंट में दोस्तों क्या होता है, पेंट में हम लोग मिलाते हैं तो उसमें अगर पानी भी मिला दिया जाए तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, रहता तो वो पेंट ही है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है। रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, नील दर्पण, दादा भाई नौरोजी, इंडिया अनरेस्ट और दीनबंधु मित्र गोदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया था। रमेश चंद्र के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया था। और अगर बात करें दीनबंधु मित्र जो है, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण जो यहाँ पे दिया हुआ है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। प्रेमचंद्र के द्वारा दोस्तों गोदान लिखा गया था। ये जो दीनबंधु मित्र जो दिया गया है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया था, गोदान लिखा गया था प्रेमचंद्र के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा, प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान लिखा गया है। और जो वैलेंटाइन सिरोल है, जो इंडिया अनरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, वैलेंटाइन सिरोल, एक जो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडिया अनरेस्ट को लिखा गया है। इतना तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है।
फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन जो है काफ़ी बड़ा बना रहेगा। जैसे पहले है, जैसे अभी है, जैसे पूरा फुल मोटिवेट के साथ आप लोग को जैसे क्लासेस हो रही है वैसे ही लगातार क्लासेस होती रहेंगी। और आप लोग को बता दूं कि इंग्लिश का क्लास भी चालू हुआ है, इंग्लिश का क्लास चालू हुआ है जिसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप लोग वीडियो में जाके वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग हिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं, जो हिस्ट्री का क्लास मैं कल करवाया हूं। हिस्ट्री के क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता, हिस्ट्री के क्लास कैसे कर रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री के क्लास में एक टॉपिक पूरा ले रहे हैं और पूरे टॉपिक पर जितनी भी क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो आप लोग जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे हिस्ट्री क्लासेज का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट में अभी तो 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। अभी आगे और भी वीडियो आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ऑप्शन दिया है गोदावरी, महानदी, कृष्ण और कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है गोदावरी। गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी मानी जाती है और इसकी उद्गम स्थल जो है पश्चिम घाट जो है, वेस्ट घाट की जो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है त्रिम्बक पर्वत। क्या नाम है? त्रिम्बक पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। त्रिम्बक पर्वत इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। और गोदावरी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से होकर बहती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर बहती है। और गोदावरी के बारे में इतनी सारी हम लोगों ने जो आज बातें चर्चा की हैं उसको एक कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि नाइफ का कूट MPKHG है तो किसका कूट DTGCF होगा। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि नाइफ का कूट MPKHG हो तो किसका कूट DTGCF होगा। ऑप्शन दिया है ब्रेड का, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेकंड नंबर ऑप्शन जो है FVIEG, थर्ड नंबर ऑप्शन है FVIEH और फोर्थ नंबर ऑप्शन है ब्रेड, BREAD दिया हुआ है और यहाँ पे BRAED दिया हुआ है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, KNIFE, नाइफ को क्या लिखा गया है, नाइफ को लिखा गया है MPKHG लिखा गया है। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से K से M तक जाने में +2 किया गया है, N से P तक जाने में +2 किया गया है और I से K तक जाने में +2 किया गया है। उसी तरह से F से अगर H तक जाएं तो +2 किया गया है और अगर E से G जाएं तो भी +2 किया गया। यानी कि यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि जो सीरीज है +2 की तरह बढ़ रही है। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या, DTGCF को क्या लिख सकते हैं, DTGCF को क्या लिखा जा सकता है। तो DT का मतलब यहाँ पे देखिए, D से जब हम लोग +2 करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। T से +2 करेंगे तो V आएगा और G से +2 करेंगे तो क्या आएगा, I आएगा। G के बाद H और H के बाद I। C से +2 करेंगे तो क्या आएगा, C के बाद D और D के बाद E आएगा। और F से प्लस अगर 2 करते हैं तो F के बाद क्या आता है, F के बाद आता है G और G के बाद क्या आएगा, H आएगा। यानी कि जो ऑप्शन है FVIEH ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसके शासनकाल के दौरान मंत्रि परिषद को अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता है।
किसके शासनकाल के दौरान मंत्री परिषद को अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिया है मराठा काल, गुप्त काल, मौर्य काल और काकतीय काल। क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जितने भी जो हिस्ट्री में मंत्री परिषद से क्वेश्चन आता है तो कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसकी राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन मराठा काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा काल जिसका शासक कौन थे? मराठा में शासक थे वीर शिवाजी। आप लोग को थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहला बात यह है कि मराठा शासक कौन थे? शिवाजी, वीर शिवाजी मराठा शासक थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीर शिवाजी। और इनके सलाहकार को अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी कि जो मराठा शासक होते थे मराठा में, तो उनके जो भी प्रधान होते हैं उनको अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टप्रधान में राज्य के 8 सर्वोच्च मंत्रियों को शामिल किया जाता था। वहाँ पे चुनाव होता था, टोटल जो 8 जो सर्वश्रेष्ठ जो मंत्री थे उनको उसमें शामिल किया जाता था। इसलिए इस जो समूह है इसको अष्टप्रधान बोला जाता है। और पेशवा या प्रधानमंत्री की बात करें तो पेशवा या प्रधानमंत्री सामान्य जो प्रशासन थे वहाँ की, उनकी देखरेख किया करते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? इनका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, थर्ड नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है विनोबा भावे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं विनोबा भावे के बारे में। तो सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लिया और उसका आंसर बता दिया। जब ऐसे क्वेश्चंस बताने लगूंगा तो कम से कम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आप लोगों को मैं करवा दूंगा। लेकिन इसका क्या फ़ायदा जो आप लोगों को बातें समझ में ही नहीं आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपको मैं पूरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कितना भी उस पर टाइम लग जाए, टाइम तो आप लोगों को देना पड़ेगा। और जितना भी टाइम लगेगा आप लोग को उसमें क्वेश्चन में टाइम दीजिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बारीकी से समझ सके, क्वेश्चन की गहराइयों तक जा सके, ताकि कोई भी अगर एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ से आप लोग उसका आंसर काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। यहाँ बात करें हम लोग विनोबा भावे की, तो विनोबा भावे का अगर वास्तविक नाम बोले हम लोग, वास्तविक नाम या फिर इसको मूल नाम भी बोला जाता है, वास्तविक नाम या मूल नाम तो उनका विनायक नरहरि भावे था। विनोबा भावे का नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे, विनायक नरहरि भावे। और भूदान यज्ञ के जनक, सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे। भारत के जो स्वराज आंदोलन भारत में हुआ था उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इनका। और प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे का नाम आता है। सर्वोदय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्वोदय आंदोलन में क्या हुआ था? सर्वोदय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, सर्वोदय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था आत्मसंयम। और जो समाज था, जो भी उस समय का जो समाज था उसका देख रेख करना और उसके लोक हित के लिए उसके आधार पर वहाँ शासन करना और सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण करना, जो सर्वोदय आंदोलन का मुख्य कारण था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का सम्मान जारी करने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान में किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का सम्मान जारी करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सेकंड है केवल सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल उच्च न्यायालय को। और ऑप्शन नंबर 4 है अधीनस्थ न्यायालयों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्रत्यक्षीकरण बंदी बनाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में टोटल 5 न्यायिक रीट जारी की गई है।
टोटल 5 रीट होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें पहली रीट के बारे में, तो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे नंबर पे आ जाता है परमादेश रीट। क्या आता है? परम आदेश, यानी कि परमादेश रीट उसको बोला जाता है। और थर्ड नंबर की अगर बात करें हम लोग, थर्ड नंबर पे आता है प्रतिषेध रीट। रीट क्या है दोस्तों? रीट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रतिषेध रीट ये थर्ड नंबर पर हो जाता है। फोर्थ नंबर पे उत्प्रेक्षण लेख। क्या आता है? फोर्थ नंबर पे उत्प्रेक्षण लेख, उत्प्रेक्षण लेख। और 5 नंबर जो कि लास्ट है, लास्ट रीट है, उसको बोला जाता है अधिकार। क्या बोला जाता है? अधिकार बोला जाता है उसको। और भारत के संविधान में इसकी जो चर्चा है, भारत के संविधान में आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार होता है। आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 32 बात कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और आर्टिकल जो 226 है वह उच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है कि आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को, यानी कि हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोला जाता है। देखते हैं, चलिए अपना अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। एक छात्र को किसी संख्या को 3 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने भाग देने के बजाय इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया, जिससे उसे परिणाम के रूप में 29.7 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन है, कोई लड़का है जिसको समझ में नहीं आया, उसको क्या बोला गया था? 3 से भाग देने के लिए बोला गया था, परंतु 3 से भाग न देकर 3 से उस संख्या में क्या कर देता है? गुणा कर देता है। तो परिणाम जो प्राप्त होता है 29.7 प्राप्त होता है। तो सही परिणाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया है 9.9, 3.9, 3.3 और उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जब अभी तक तो आप लोग इसे सॉल्व कर दिए हों, जिन बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया है वे लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। संख्या मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है, तो संख्या x है। और क्या किया जाता है कि x में क्या कर देता है? जब x में 3 से गुणा कर देता है तो रिजल्ट क्या आता है? 29.7 रिजल्ट आता है। x का वैल्यू अगर निकाले तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको जब हम लोग 29.7 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग काट देते हैं तो 9 बार में जाएगा 27 और फिर 9 बार में जाएगा 27, यानी कि 9.9 आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे। x बराबर 9.9 आ जाएगा। और शुरू में क्या बोला गया है? जो क्वेश्चन है शुरू में बोला गया है कि 3 से भाग देने हेतु उसको कहा गया था। तो 9.9 में 3 से जब हम लोग भाग देते हैं तो 3.3 उसका सही आंसर होगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है सही उत्तर क्या होगा? 3.3 होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। बोरा गुफा कहाँ स्थित है? बोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोरा गुफाएं स्थित है, इसका ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरा गुफाएं कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में इसकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। विशाखापट्टनम से ये गुफा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और विशाखापट्टनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। और इन गुफाओं में गाय की मूर्तियाँ बनाई गई है। इन गुफाओं में
गाय की मूर्ति दिखती है और उस इनमें गाय को कामधेनु कहा गया है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में गाय को कामधेनु माना जाता है और इसमें शिव की पूजा की जाती है, शिव की पूजा की जाती है। जहाँ पे जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग शिव की पूजा करते हैं। इतना तक क्लियर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान m है तो चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। आप लोग अगर मेरा पिछले वाला जो वीडियो है वो देखे होंगे तो इसका आंसर 1 सेकंड के अंदर आप लोग दे सकते हैं। और अगर नहीं देखे होंगे, आप लोग को नहीं पता है, तो आप लोग को बता दूं कि जो चंद्रमा पर पृथ्वी से जो द्रव्यमान होता है 1/6 गुना होता है। और यह क्यों होता है? यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसका राइट आंसर जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, m/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी से 1/6 है। पृथ्वी का कितना है? 1/6 है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चुंबक की ओर आकर्षित होता है? ऑप्शन दिया है लौह सल्फाइड, लोहे का बुरादा, गंधक और उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग लॉजिक लगाते हैं तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक की ओर आकर्षित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3rd नंबर ऑप्शन, लोहे का बुरादा। लोहे का बुरादा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। और चुंबक क्या है दोस्तों? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और चुंबक में केवल आकर्षण इनके दो सिरों पर होती है। आप लोगों को पता है, बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे। मान लीजिए कि ये हमने एक धागा यहाँ से लटका दिया और इसमें क्या किया? चुंबक बांध दिया। चुंबक बांधने पर क्या होता है कि जब भी हम लोग ये चुंबक जो है, जब भी चुंबक को हम लोग घुमाएंगे, यानी कि जब हम लोग इस चुंबक को ज़ोर से एक बार घुमा देते हैं तो चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ, इसका जो पोल है नॉर्थ और साउथ की तरफ ही रहेगा, ईस्ट वेस्ट कभी नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, चुंबक का जो सिरा होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रहता है, जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। जो कि चुंबक में इन सिरों को क्या बोला जाता है? ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी। इतना तक क्लियर है तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभक्त करें कि यह पूर्ण घन संख्या हो जाए। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभक्त करें, यानी कि किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण घन संख्या हो जाए। ऑप्शन दिया है 450, 45, 45, 50, 50 और 300। तो इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए बाय ऑप्शनल ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3600 को अगर हम लोग फर्स्ट नंबर ऑप्शन लेते हैं 450 से डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं और 45 से अगर इसको काटते हैं तो कितने बार में जाएगा? 45 से काटते हैं तो 8 बार में ये कट जाएगा। 8 बार में कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8। देखते हैं क्या 8 पूर्ण घन संख्या है हो जाएगी। 2 का घन क्या होता है? 2 का घन 8 होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जब इसका राइट आंसर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है ये गलत आंसर होगा, रॉन्ग आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, ल्यूकोडर्मा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ल्यूकोडर्मा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन दिया है त्वचा, हृदय, किडनी और फेफड़ा। ल्यूकोडर्मा की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है त्वचा। ल्यूकोडर्मा शरीर में त्वचा को प्रभावित करता है। और ल्यूकोडर्मा को जो नाम दिया गया है किसे विटिलिगो कहते हैं। क्या बोलते हैं? विटिलिगो इसे बोला जाता है, जिसे हम लोग जो
आम भाषा में इसे हम लोग सफ़ेद दाग के नाम से जानते हैं। सफ़ेद दाग के नाम से आम भाषा में इसे जाना जाता है, जो कि शरीर के किसी भी भाग पर या शरीर के किसी भी भाग में कहीं पर भी त्वचा पर सफ़ेद धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक शरीर पर बने रहते हैं। और यह एक ऐसा बीमारी है जिसमें शरीर का कोई भी हिस्सा इससे प्रभावित हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या दी हुई है। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर की परिधि के संगत एक रस्सी को इस पर 140 बार लपेटा जा सकता है। तो इस रस्सी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के चारों ओर कितनी बार लपेटा जा सकता है? और इसका दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है। मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है और इसकी आधार की त्रिज्या जो है, आधार इसको बोलते हैं, तो आधार की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दी गई है। और इस सिलेंडर की परिधि के संगत एक रस्सी को 140 बार एक रस्सी को लपेटा जा सकता है। अगर इसकी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर हो जाए, अगर त्रिज्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये बोल दें कि त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर उसका कर दिया जाए, तो रस्सी को कितनी बार लपेटा जा सकता है? ऑप्शन दिया है 116 बार, 28 बार और 98 बार। चलिए इसको देखते हैं। इसका जो आंसर है, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर जो है ऑप्शन से भी हम लोग निकाल सकते हैं, बाई ऑप्शन भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो रेडियस 2 रेडियस दिया हुआ है, तो R1 मान लेते हैं। पहले वाले को R1 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। R1 कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर और R2 दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग परिधि निकालें, टोटल जब भी चारों तरफ घूमने की बात होती है तो टोटल एरिया यहाँ पे कवर होता है, जिसको परिधि बोला जाता है। तो परिधि की बात करें तो परिधि क्या होता है? 2 पाई R। और किसकी बात कर रहे हैं? पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो 2 पाई R1 यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 R, 22 का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7 और जो त्रिज्या है कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। इसको 2 से काट देते हैं। इसको जब हम लोग गुणा करते हैं, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, परिधि जो है 88 आ गया। तो जब परिधि 88 आ गया और रस्सी को टोटल 140 बार लपेटा जा रहा था, तो रस्सी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? रस्सी की जो कुल लंबाई है, रस्सी की जो कुल लेंथ है, अगर हम लोग 88 से 140 को गुणा कर देते हैं तो रस्सी की कुल लेंथ आ जाती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला ये बोल रहा है कि R2 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर R2 दिया हुआ है। और जब हम इसकी परिधि की अगर बात करें तो इसका परिधि 2 पाई R2 इसका परिधि हो जाएगा। तो इसमें 2 गुणे 22/7 गुणे कितना हो गया? 20 हो जाएगा। और टोटल दोस्तों कितना दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है इसमें सबसे पहले जो पहला ये हो गया दूसरे वाले का परिधि, और पहले वाले का परिधि यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है। उसके बाद में दोस्तों आइए इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, 88 दिया है, 140 दिया है, अपॉन में क्या करेंगे, जो सेकेंड परिधि है यानी कि फर्स्ट परिधि अपॉन में सेकेंड परिधि जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे सेकेंड परिधि क्या है 22/7 गुणे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे 88 गुणे 140 गुणे 7 हो जाएगा। जो 7 नीचे दिया गया है ऊपर चला गया। उसके बाद में नीचे कितना बच जाता है, नीचे बचता है 2 गुणे 22 गुणे 20 नीचे बच जाता है। इसको हम लोग काटते हैं 22 से 4 बार में और इसको काटते हैं 2 से 2 बार में। 20 से 140 को काटते हैं 7 बार में तो बचता कितना है 7 इंटू 7 इंटू 2 बच जाता है। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो 7 7 जा कितना होता है 49 इंटू 2। 49 इंटू 2 का मतलब हो गया 98 बार। जब इसकी त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर होगी तो रस्सी को कितनी बार लपेटा जाएगा, रस्सी को 98 बार लपेटा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। इतना तक क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियम को लागू किया है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियमों को लागू किया है? ऑप्शन दिया गया है IRDA, क्रिसिल, सेबी और RBI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, IRDA। IRDA एक संस्था है जिसके द्वारा जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव पारित किया गया है। और ये कौन से अधिनियम के द्वारा पारित हुआ है? तो IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा संसद का अधिनियम है। इसकी स्थापना जो हुआ था संसद के अधिनियम IRDA 1999 द्वारा की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर हेड क्वार्टर है? हैदराबाद में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। किस लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस में किया गया है? नीचे जो लड़ाकू विमान दिख रहे हैं आप लोगों को, कौन सा लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण फ्रांस में किया गया है? ऑप्शन दिया गया है लॉकहीड मार्टिन, दसाल्ट राइफले, मिग 35 और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा दसाल्ट राइफले। दसाल्ट राइफले लड़ाकू विमान जो है फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। और यह लड़ाकू विमान एक ऐसा सैन्य विमान है जो शत्रु के विमानों को हवा में ही मारकर गिराने में सक्षम है। हवा में ही जो शत्रु के विमान होते हैं उनको हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है यह। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? ये 2014 की बात कर रहा है, 2014 की बात कर रहा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन दिया है जयंती पटनायक, निर्मला सामंत प्रभावलकर, ममता शर्मा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बात ये आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो ऑप्शन में दिया गया है चारों में से कोई नहीं है, तो इनमें कौन है? तो ललिता कुमार मंगलम, जिनका नाम है ललिता कुमार मंगलम, जो कि भारतीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ललिता कुमार मंगलम। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग भारत संसद द्वारा 1990 में एक पारित अधिनियम के तहत, कब? 1990 में एक अधिनियम पारित होता है जिसके तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक संस्था है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी, प्रथम अध्यक्ष की बात यहाँ पे करें तो सुश्री जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। यदि उसने यात्रा की आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया, तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बताना है। उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? ऑप्शन आपका दिया है 450 किलोमीटर और 420 किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी हम लोगों को नहीं पता है। 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। आधा जो यात्रा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करता है। पहला जो आधा यात्रा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। जब आधा यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करेगा तो पूरा यात्रा कितनी देर में करेगा? पूरा यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा यात्रा करेगा। उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड में जो दिया हुआ है, सेकेंड बार में यात्रा करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरा यात्रा कितने में करेगा? पूरा यात्रा करेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा यात्रा करेगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यह आ जाता है कि जो आधा यात्रा था 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और दूसरा आधा यात्रा था 120 किलोमीटर प्रति
घंटा की गति से करता है तो टोटल 8 घंटा उसे समय लगता है। हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे क्या आएगा, जब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होता है, 240 इसका एलसीएम हो जाता है। 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, यहाँ पे 3x। अभी ये सब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आप लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं। और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू कितना, 8 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, 5x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 8 गुणे 240 हो जाएगा 5x इजिकल टू। जब इसको हम लोग काटते हैं 5 से, इसको काट देते हैं 5 के 20 और 5 8 40, 48 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद में जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इजिक्वल टू 8 इंटू कितना होता है 48, और 8 में 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 8। 8 में अगर 8 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 8 8 64 की 4, बचा कितना 6, और 8 के 32 और 6 कितना होता है 32 6 38, 384 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 384 किलोमीटर व्यक्ति द्वारा तय किया गया, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। इतना तक क्लियर है दोस्तों। एक बार अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। और आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूं आज, और काम ये है कि कम से कम आप लोग 10 लोगों को, 10 जो अपने मित्र हैं उनको ज्वाइन करवाइए हमारे साथ, हमारे फैमिली में ज्वाइन करवाइए, और उनको बोलिए वीडियो देखने के लिए। अगर उनको भी काफ़ी मज़ा आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सा गलत है आप लोग को बताना है। ऑप्शन है अकीलन तमिल, तुलसीदास अवधी, एसके पोट्टेकट तेलुगु, और अमिताभ घोष अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, जो एसके पोट्टेकट है तेलुगु में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं एसके पोट्टेकट के बारे में। तो यह मलयालम भाषा से संबंधित है। भाषा जो यहाँ पे तेलुगु दिया है, यह तेलुगु भाषा नहीं, यह मलयालम भाषा से संबंधित है। और वर्ष 1980 में एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का क्या नाम था, ओरू देशा तिन्ते। ओरू देशा तिन्ते इस पुस्तक का नाम था, ओरू देशा तिन्ते, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जिसमें इस पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 11 लाख रुपए इस पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया। भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया है। दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया है लग रहा है मुझे, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। इनमें से किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान 1853 ईस्वी में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान 1853 में पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम वेंटिक, और लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड केनिंग। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सबसे पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, डेट आ जाता है 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853, जो कि मंथ के साथ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई से थाणे के बीच में 32 किलोमीटर की दूरी थी और चलाई गई थी, और यह भाप इंजन थी जो कि चलाई गई थी। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सबसे पहले कौन सा इंजन चलाया गया था। तो सबसे पहले भाप इंजन के रेलगाड़ी को चलाया गया था, जिसमें टोटल 14 डब्बे थे। डिब्बों की संख्या अगर पूछ देता है तो टोटल कितने थे, टोटल 14 डब्बे थे। चलिए अब देखते हैं अपना 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, और गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा वर्ष 1329 से 1330 ईस्वी में मुद्रा का प्रचलन किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था, जिसके आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर
प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका अगर वास्तविक नाम की बात किया जाए तो वास्तविक नाम उसका उलुग खां था। क्या था? उलुग खान उसका वास्तविक नाम था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका ऑप्शन दिया गया है ताराबाई साहू जी, जोधाबाई सलीम, मनमती खुर्रम और जीजाबाई शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जोधाबाई सलीम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधाबाई और भारत के जो मुग़ल शासक अकबर थे उनके द्वारा इनका संबंध है, न कि सलीम के द्वारा। जो 23 नंबर ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रधान डाकघर कहाँ खोला गया था? भारत में पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? ऑप्शन दिया है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। आप सभी को पता है, इसको आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कोलकाता है उसमें सबसे पहला डाकघर खोला गया था। और कब, किसके शासनकाल में? तो उस समय वारेन हेस्टिंग का शासन था और प्रथम डाकघर खोला गया था 1774 ईस्वी में कोलकाता में। और 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। डाकघर के बारे में आप लोग को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि डाकघर क्या होता है, डाकघर में कैसे क्या किया जाता है। बस आप लोग डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कोलकाता में इसको खोला गया था और 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में स्थापित की गई थी। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, सूर्य किस तरह का तारा है? सूर्य किस तरह का तारा है? ऑप्शन दिया है बौना, विशाल, अति विशाल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सूर्य एक बौना तारा है। सूर्य किस तरह का तारा है? बौना तारा है, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और इसके चारों ओर पृथ्वी और सौर मंडल एवं जो अन्य ग्रह होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए देखते हैं अपना जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर बात किया जाए तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और डिसलाइक का कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो क्यों डिसलाइक किए। और अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी सुझाव आप लोग दे सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, कोई भी एक टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगले दिन आप लोगों को उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। और इसकी अगर हम लोग PDF की बात करें तो PDF बहुत जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कीजिए सपोर्ट। हमारा टेलीग्राम पेज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पेज जो कि नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पे मैं हमेशा और डेली नए वीडियोज़, डेली का जो न्यूज़पेपर होता है न्यूज़पेपर और अच्छे कंटेंट वहां पे PDF वहां पे भी पोस्ट करते रहता हूं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम चैनल बना हुआ है और फेसबुक पेज बना हुआ है। फेसबुक पेज में एक ग्रुप बना हुआ है जो कि संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डाउट के लिए बनाया गया है। उस डाउट के लिए उस ग्रुप को बनाया गया है। आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से कोई भी डाउट जो है उसको पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।